हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लाते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। मेरा नाम है अतुल। तो चलिए शुरू करते हैं 24 मार्च 2020 यानी आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, जो पहला करंट अफेयर्स है, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के सिंथेटिक ड्रग रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है यूएनओडीसी। तो दोस्तों, यूएनओडीसी की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था ड्रग्स और क्राइम यानी कि नशीली पदार्थों और अपराधों के नियंत्रण के लिए काम करता है, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी और जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो दोस्तों, ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के समय में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी बहुत तेजी से बढ़ी है, जबकि अवैध सामानों की बरामदगी बहुत ही कम मात्रा में की गई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो सोनिक बूम शब्द चर्चा में रहा, यह क्या है? तो दोस्तों, सोनिक बूम के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार की तेज ध्वनि है। दोस्तों, अगर कोई वस्तु या कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु आसमान में आवाज किससे भी तेज गति से चलती है तो वह जो आवाज पैदा करती है उस आवाज को सोनिक बूम कहा जाता है। दोस्तों, सोनिक बूम मुख्य रूप से सुपरसोनिक फाइटर जेट विमानों से निकलने वाली एक आवाज होती है। तो दोस्तों, यह चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि बेंगलुरु में सुपरसोनिक विमान के इस आवाज को लोगों ने एक असाधारण आवाज समझ लिया और अफवाहें उड़ने लगी। इसके बाद हमारे रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि यह कोई असाधारण आवाज नहीं है, जबकि यह विमानों की एक रूटीन का हिस्सा है जहां से सोनिक बूम की आवाज निकल रही है। तो दोस्तों, यह आवाज मुख्य रूप से सुपरसोनिक विमानों से निकलती है जो कि हवा से भी तेज गति से चलते हैं। अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। तो किस राज्य ने दीदी वाहन योजना शुरू करी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करी हैं, उसी क्रम में उसने एक और योजना लॉन्च करी है दोस्तों, जिसका नाम है दीदी वाहन योजना। दोस्तों, यह योजना ग्रामीण महिलाओं के प्रसव में किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसलिए लॉन्च की गई है। तो यह एक प्रकार की वाहन योजना है जो ग्रामीण महिलाओं को प्रसव सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की अन्य योजनाओं की बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत, जीवन शक्ति, योद्धा, पुलिस कर्मवीर चक्र, FIR, आपके द्वार, संबल, चरण पादुका जैसी योजनाएं लॉन्च की है। दोस्तों, जीवन अमृत की बात करें तो यह एक प्रकार की इम्यूनिटी बढ़ाने की एक इनिशिएटिव है जो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। जीवन शक्ति की बात करें तो यह महिलाओं के द्वारा मास्क बनाने के काम में लाया जाता है। योद्धा योजना यहाँ पर कोरोना योद्धाओं के लिए शुरू किया गया है। पुलिस कर्मवीर चक्र, तो कोरोना की लॉकडाउन की ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को यह चक्र दिया जाएगा, यह सम्मान दिया जाएगा। FIR, आपके द्वार, लॉकडाउन के समय में FIR पुलिस आपके घर पर आकर करेगी। संबल एक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें बहुत सारी लाभ वहां की जनता को सरकार देती है। चरण पादुका योजना, यहाँ से गुजरने वाली यानी मध्य प्रदेश से गुजरने वाले सभी प्रवासियों को यहाँ पर जूते तथा चप्पल मध्य प्रदेश की सरकार अपने पुलिस की सहायता से प्रदान करेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन है, और ये भारत का सबसे अधिक 11 नेशनल पार्कों वाला एकमात्र राज्य है, जहां का सबसे नवीन नेशनल पार्क जिसका नाम कूनो है वो बनाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो फलस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी को भारत सरकार ने कितने $, यानी कि अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों, आपको पता है कि फलस्तीन एक पश्चिमी एशियाई देश है जो इजराइल के साथ हमेशा संघर्षों के कारण चर्चा में रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर
इस संघर्ष के फलस्वरूप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र इनके लिए सहायता शिविर आयोजित करता है, जिसमें दुनिया भर के देश अपना योगदान देते हैं, जिससे कि इनके ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। दोस्तों बात करें फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीन की राजधानी दोस्तों है रामल्लाह, और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वो इजरायली शेकल या जॉर्डेनियन दिनार चलती है। यहाँ पर दोस्तों दो मुद्राएं चलती हैं, इजरायली शेकल तथा जॉर्डेनियन दिनार। बात करें दोस्तों आगे, तो इसने यानी कि फ़लस्तीन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान फ़लस्तीन कॉलर से भी सम्मानित किया था। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को किसी अन्य देश के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला यह पहला पुरस्कार, पहला सम्मान था। और आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब, बहरीन, यूएई जैसे अन्य देशों के भी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें कि दक्षिण कोरिया भी एक देश है। तो दोस्तों बात करते हैं आगे, तो हाल ही में चर्चा में रहा लिम्पियाधुरा काला पानी तथा लिपुलेख किस राज्य में है। लिम्पियाधुरा काला पानी तथा लिपुलेख किस राज्य में है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। दोस्तों बात करें लिम्पियाधुरा काला पानी और लिपुलेख की, तो यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इन क्षेत्रों पर भारत तथा नेपाल के बीच में इस समय विवाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल ने एक नवीन मैप जारी कर यह कहा है कि लिम्पियाधुरा काला पानी तथा लिपुलेख दर्रा वो नेपाल का हिस्सा है, लेकिन भारत ने कहा कि यह भारत का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि दोस्तों यह विवाद में तब आया जब भारत सरकार ने 80 किलोमीटर की एक सड़क मानसरोवर यात्रा के लिए बनाई, जो लिपुलेख पास से होकर यानी दर्रे से होकर गुजरती है। तो नेपाल पर ने उस पर आपत्ति जताई, जिस पर विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि यह नेपाल का नहीं बल्कि भारत का हिस्सा है, इसलिए हमें किसी अन्य देश से बात करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही नेपाल में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे और नेपाल ने एक नया मैप जारी किया है, जिसमें लिम्पियाधुरा काला पानी तथा लिपुलेख को अपना हिस्सा बताया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह नेपाल में नहीं बल्कि वर्तमान में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, तो दोस्तों इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो दोस्तों सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यानी कि इसमें वे छोटे उद्योग जो खाद्य उत्पादन का काम करते हैं, जैसे कि वो कच्चे सामानों से चिप्स, ब्रेड, ये सभी बनाने का काम करते हैं, उन्हें सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण कहा जाता है। उसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें इस छोटे छोटे उद्योगों को लगाकर किसानों के कच्चे माल को सीधे उनके पास पहुंचाकर किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। इसका उद्देश्य दोस्तों सरकार असंगठित क्षेत्र को संगठित तथा सशक्त बनाना चाहती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के विस्तार से कृषि क्षेत्र को भी प्रत्यक्ष लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों यह योजना भारत सरकार 2020 से लेकर 2025 तक यानी 5 वर्षों तक चलाएगी। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत में जो है उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, जो कि भटिंडा से जीतकर आई हैं, जो शिरोमणि अकाली दल की सांसद हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की, तो फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट के कारण सही उत्तर नहीं लिखा जा सका है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नाओमी ओसाका, OSAKA। तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ये दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं, जिन्होंने 37.4 मिलियन डॉलर एक वर्ष में कमाया है। और इसमें उन्होंने मारिया सारापोवा को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं, मारिया सारापोवा, सेरेना विलियम्स, सिमोना हेलेप, मार्टिना हिंगिस, नोआमी
ओसाका, ये सभी टेनिस के खिलाड़ी हैं। दोस्तों बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा जो है येन है। तो दोस्तों पूछा जाता है कभी कभी कि जापान की जो राजधानी है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो जापान की राजधानी टोक्यो, वहां पर एक द्वीप है होन्शु, वहां पर स्थित है दोस्तों। और इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि हम जापान के साथ कई सारे युद्धाभ्यास करते हैं, उन सभी को भी जान लेते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों हम कौन कौन से युद्धाभ्यास करते हैं। तो पहला दोस्तों अभ्यास है शिनयू मैत्री, जो हम जापान के साथ करते हैं, जो एक प्रकार का वायुसेना का अभ्यास है। दूसरे अभ्यास की बात करें दोस्तों तो हम जापान के साथ करते हैं धर्मा गार्डियन, जो एक प्रकार का थल सेना अभ्यास है, यानी हमारी आर्मी के द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ हम एक और अभ्यास करते हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है, सहयोग काइजिन, जो हमारा तटरक्षक बल करता है जापान के तटरक्षक बल के साथ। और दोस्तों हम एक नेवी का भी अभ्यास करते हैं, लेकिन वो केवल जापान नहीं बल्कि इंडिया, जापान और यूएसए तीनों मिलकर करते हैं, जिसका नाम क्या है, मालाबार नौसेना अभ्यास, जो कि केरल में हर साल आयोजित किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो देखते हैं यूरोपीय यूनियन ने अम्फान तूफान के कारण हुए नुकसान को सुधारने के लिए भारत को कितने सहायता राशि की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 5 लाख यूरो। तो दोस्तों आपको पता है अभी अभी बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया है जो भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी नुकसान पहुंचाया है। उसके लिए यूरोपीय यूनियन ने भारत को 5 लाख यूरो की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। और दोस्तों इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि अम्फान तूफान राहत पैकेज में केंद्र सरकार ने भी 1000 करोड़ रुपए का मदद पश्चिम बंगाल सरकार को किया है। और दोस्तों बात करें अम्फान तूफान की, तो अम्फान एक उष्णकटिबंधीय तूफान है जिसका नामकरण थाईलैंड ने किया था। और दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं हम यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ की। तो इसका मुख्यालय जो है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है और इसके सदस्य देशों की संख्या 27 है। दोस्तों पिछले कुछ समय से यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या 28 थी, लेकिन ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया, इसलिए इसके सदस्यों की संख्या घटकर दोस्तों 27 रह गई है। दोस्तों आगे बात करें तो किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस जियो का 2.32% शेयर 11,367 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जियो बहुत सारे अपने हिस्सेदारियों को विदेशी कंपनियों या खास करके अमेरिकी कंपनियों को बेच रहा है। तो दोस्तों इसका नाम है इस कंपनी का KKR, यानी कि खालीबर्ग कार्विस रॉबर्ट्स। ये दोस्तों एक कंपनी है जो रिलायंस जियो में निवेश करेगी। तो दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं कि रिलायंस जियो ने 22 अप्रैल 2005 से यह 5वीं बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो सीधे रिलायंस जियो में विदेशों के माध्यम से प्राप्त हुई है। दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो पहला जो इन्वेस्टमेंट था वो फेसबुक ने 9.9% 43,574 करोड़ रुपए से लिया। दूसरा है सिल्वर लेक ने 1.15% 5,665.75 करोड़ रुपए से लिया। और इसके बाद विस्टा इक्विटी पार्टनर ने 3.32% 11,367 करोड़ रुपए से लिया। और उसके बाद जनरल अटलांटिक नामक एक अमेरिकी कंपनी ने भी जियो में 1.34% हिस्सा 6,598.38 करोड़ रुपए से लिया। तो दोस्तों इसी के साथ कुल 5 बड़े निवेश जियो में देखने को मिले हैं, जो कि लगभग 78,000 करोड़ से भी ज़्यादा राशि रिलायंस जियो को प्राप्त करवा चुके हैं। तो दोस्तों आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर में रिलायंस जियो इतने ज़्यादा अपने हिस्सेदारियों को बेच क्यों रहा है। तो दोस्तों रिलायंस जियो सबसे पहले तो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। वो केवल रिलायंस जियो पर ही निर्भर नहीं होना चाहता, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश भी कर रहा है। और रिलायंस जियो के ऊपर बहुत ज़्यादा लगभग 92,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है जो वह इन निवेशों के माध्यम से चुका रहा है। दोस्तों बात करें अपने अगले करंट अफेयर्स की, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ
5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी यहाँ पर ढाका है और यहाँ की मुद्रा को दोस्तों कहते हैं टका। अब यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं हम यहाँ के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। अब शेख हसीना के बारे में दोस्तों एक बात जान लेना चाहिए हमें कि शेख हसीना को हमारे देश ने एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों एक बार ध्यान दें कि एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति अवार्ड से किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इस प्रोटोकॉल के तहत बांग्लादेश का राजशाही, चिलमारी, सुल्तानगंज, दाऊदकांडी और बहादुराबाद तथा भारत के 5 अन्य बंदरगाह धुनियालगंज, माया, कोलाघाट, सोनमुरा तथा जोगीफोटा को एक साथ जोड़कर एक व्यापारिक मार्ग तैयार किया जाएगा जो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक व्यापार लिंक परियोजना का काम करेगा। दोस्तों इसके साथ हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि भारत पहले से ही जापान के 2 बंदरगाहों चटगांव तथा मोंगला का भी विकास कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर उनके बंदरगाहों में कर दिया है। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारत चाहता नहीं कि चीन यहाँ पर किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करे, इसलिए भारत ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाहों को बांग्लादेश से प्राप्त कर उनका विकास करना चाहता है और व्यापारिक मार्गों को सुचारू रूप से संचालित करना चाहता है और चीन के हस्तक्षेप को इससे रोकने में उसे मदद भी मिलेगी। दोस्तों और आपको इसी के साथ ये भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और भारत अगर किसी देश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री यानी स्थलीय सीमा साझा करता है तो वो देश है बांग्लादेश। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो हाल ही में एनटीपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा रिसोर्स बिजनेस के लिए किस के साथ MOU पर साइन किया है यानी कि हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ONGC। तो दोस्तों एनटीपीसी और ONGC जिसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये दोनों मिलकर दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण खोज करेंगे जो भारत और विदेशों में किया जाएगा। दोस्तों बात करें एनटीपीसी की तो एनटीपीसी के चेयरमैन यानी कि प्रमुख हैं शशि शंकर और ONGC के प्रमुख हैं शशि शंकर तथा एनटीपीसी के प्रमुख का नाम है गुरदीप सिंह। और दोस्तों इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भी इसमें कुछ साझेदार या कुछ सहायता प्रदान करेगी। तो इसके भी चेयरमैन का नाम है नलिन सिंघल। दोस्तों भेल की बात करें तो भेल इसके लिए एक बार चर्चा में आई थी क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसकी चर्चा एक बार और कर देते हैं कि भारत का पहला लिग्नाइट कोयला जो भारत का पहला लिग्नाइट जो सबसे 3rd क्लास का कोयला होता है उस पर आधारित यानी लिग्नाइट कोयले पर आधारित 500 मेगावाट का पावर प्लांट का निर्माण तमिलनाडु में किया है। यानी कि भेल ने लिग्नाइट कोयले से चलने वाला 500 मेगावाट का पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर बनाया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये सभी बातें ONGC एनटीपीसी के बारे में उसके चेयरमैन भेल के चेयरमैन एक बार फिर बताते हैं नलिन सिंघल, ONGC के चेयरमैन है शशि शंकर और एनटीपीसी के चेयरमैन है गुरदीप सिंह। आगे चलते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो हाल ही में विश्व बैंक ने कोरोना महामारी से प्रभावित 100 विकासशील देशों को
कितने सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 160 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम नहीं है, इसलिए विश्व बैंक अपनी एक महती भूमिका निभाते हुए एक जिम्मेदार संगठन की भूमिका निभाकर उनकी सहायता कर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व बैंक भारत को भी 1 बिलियन प्लस 1 बिलियन 2 बार, यानी कि कुल मिलाकर 2 बिलियन की सहायता कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए कर चुका है। तो दोस्तों विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है। और इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो वे डेविड मैल्पस हैं। दोस्तों इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और हम बता देते हैं कि विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई ना कोई अमेरिकी ही होता है। यह तय है कि कोई ना कोई अमेरिकी ही विश्व बैंक का अध्यक्ष होगा। इसके पहले मून जे इन जो थे वो भी क्या थे, अमेरिका के ही नागरिक थे जो विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। और दोस्तों आगे बात करें तो विश्व बैंक की जो एमडी हैं वो बनाई गई हैं अंशुला कांत। तो दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के बारे में आपका क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों पिछले करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आपने जो प्यार दिखाया है उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे हम और भी ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और एक जाते जाते एक बात या एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर भी ज़रूर कर दें। दोस्तों नमस्कार, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।